रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स कैसे नेचर के होते हैं? एंजाइम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इसका काम क्या होता है? बस सबस्ट्रेट को मोटिवेट करता रहता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और जैसे ही प्रोडक्ट बदलता है तो ये निकल भी जाता है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। उसके बाद it do not affect the equilibrium as well, it do not affect the equilibrium, it do not affect the equilibrium। लिख लिया? एंजाइम है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कैसे है? बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? वो कम कर देता है, और हमारी रेट ऑफ रिएक्शन उससे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इतनी बातें समझ आई? आ गई? एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। और एक आरएनए भी तो होता है जो हमारा एंजाइम है, कौन सा? ये कितना गंदा हो रहा है। इतनी बातें समझ आ गई? एंजाइम कैसे एक्ट कर रहा है? एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? एंजाइम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एंजाइम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, टू परफॉर्म एनी बायोकेमिकल रिएक्शन। हो गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझाना है इसमें? एंजाइम बस क्या है? कैटलिस्ट है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंजाइम हमारे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बस इतना ही तो है। आगे समझ में? On the basis of unit, enzyme, it can be monomer or it can be oligomer, ठीक है? On the basis of nature, it can be simple enzyme or it can be conjugated enzyme, ठीक है? लिख लिया? मोनोमर का मतलब ओनली सिंगल यूनिट ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट, ओनली सिंगल यूनिट ऑफ एंजाइम। और यहाँ पे ओलिगोमर में मोर देन मल्टीपल यूनिट्स लिख लो, मल्टीपल यूनिट्स इज प्रेजेंट, ठीक है? सिंपल एंजाइम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट, कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट। कॉन्जुगेटेड में क्या होता है? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इट कैन बी कोफैक्टर, कोई कोफैक्टर हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इट कैन बी कोएंजाइम्स, ठीक है? कोएंजाइम्स का एग्जांपल है हमारे विटामिन्स, कल पढ़ाया था मैंने, विटामिन्स एक्ट एज कोएंजाइम्स, और कोफैक्टर में आपके आयंस, ठीक है? इतनी बात समझ आई? जब सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोजाइम, एपोजाइम। और जब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? हम कंप्लीट एंजाइम, होलोजाइम,
आ गई बात समझ में? कॉन्जुगेटेड एंजाइम कब बोलेंगे? जब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। सिंपल एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम एपोजाइम कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो बताइए, है क्या यहाँ तक दिक्कत? ठीक है जी। उसके बाद जो एपोजाइम है हमारा, ये क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम। क्या होता है ये? इनएक्टिव एंजाइम। और ये एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव तब होता है जब हमारे एपोजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट आके बाइंड करता है। कोई नॉन प्रोटीन पार्ट आके क्या करता है? बाइंड। ठीक है, एपोजाइम गेट कन्वर्टेड, मतलब कि एपोजाइम इज एन इनएक्टिव एंजाइम, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम when it binds to prosthetic group. It can when it binds to either cofactor or coenzyme. ठीक है, आ गई बात समझ? ठीक है, एज करते। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इसका कोड याद करोगे आप, ऑर्थलिल। ठीक है, ओ से क्या समझते हो यहाँ पे आप? ऑक्साइडो रिडक्टेज। टी यहाँ पे क्या है? ट्रांसफरेज। एच क्या है? हाइड्रोलेज। एल लाइएज। आई आइसोमरेज। और यहाँ पे एक और एल क्या है? लाइगेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब ये क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा या फिर रिडक्शन, मतलब कि लूजिंग और गेनिंग, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलिसिस of bond in presence of water. Isomerase, lyase क्या कराता है? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। आइसोमरेज बॉन्ड रीअरेंजमेंट। लाइगेज क्या करता है? ज्वाइनिंग में हेल्प करता है, ज्वाइनिंग ऑफ बॉन्ड्स with the help of ATP. Ligase reaction क्या होती है? ATP डिपेंडेंट। ये ध्यान रखना, ligase reaction is ATP डिपेंडेंट। लाइज में कोई ATP यूज नहीं होता। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया। ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स तो इसमें है और इसमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स है, उल्टा लिख दिया था मैंने। ठीक है, हो गया।
हो गया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नेक्स्ट इज एंजाइम एक्टिविटी। व्हाट इज एंजाइम एक्टिविटी? एंजाइम एक्टिविटी का मतलब ये होता है, हम एक्टिविटी देखेंगे एंजाइम की कि उसने कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो क्या है इसमें, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। एक मिनट में उसने कितना सबस्ट्रेट है जो कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में। इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट क्या बनेगी? माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। तो ये बनेगी तुम्हारी माइक्रोमोल पर मिनट। ठीक है, और एंजाइम एक्टिविटी हमें बताता क्या है? एंजाइम एक्टिविटी हमें ये बताता है क्वांटिटी ऑफ, मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है? क्वांटिटी ऑफ एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट, कि हमारे सैंपल में कितना एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट, ये है आपका एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, आगे समझ में? Specific activity. Specific activity is activity upon quantity of enzyme. Specific activity is activity upon quantity of enzyme. क्वांटिटी ऑफ एंजाइम किस में? mg में। किस में होती है? mg में। एक्टिविटी अभी बताया था माइक्रोमोल पर मिनट, और एंजाइम किस में है आपका? mg में। तो यूनिट क्या बनेगी? माइक्रोमोल पर मिनट पर mg। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? स्पेसिफिक एक्टिविटी इज, इट इज डिफाइंड एज एक्टिविटी पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या बताता है? इट इज यूज्ड टू डिफाइन या डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम कितना प्योर है वो कौन बताएगा? आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, क्या समझ? कर दू रेस? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? आज शांति शांति सी लग रही है। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। वहां पे हम माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते थे, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स थे हमारे सबस्ट्रेट के जो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें? कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट पर मोल ऑफ एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं? टर्नओवर नंबर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर नंबर। क्यों कहते हैं टर्नओवर नंबर? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है ये कंपेयर करती है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू
enzymes, it is used to compare the activity of two enzymes. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इतना बड़ा बात मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, और क्या बोल रही थी? पर मोल ऑफ एंजाइम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है जी। और इसको क्या लिखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? एक्टिविटी अपॉन टोटल एंजाइम इन माइक्रोमोल। तो एक्टिविटी क्या थी हमारी? माइक्रोमोल पर मिनट, और नीचे क्या आ गया? माइक्रोमोल। माइक्रोमोल से माइक्रोमोल कट गया, तो यूनिट क्या है इसकी? पर मिनट। एक और फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी का, क्या? एक्टिविटी अपॉन में टोटल एंजाइम। तो टोटल एंजाइम इसमें वहां पे mg में होता था स्पेसिफिक एक्टिविटी में, इसमें माइक्रोमोल में है। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पर माइक्रोमोल। अरे इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर नंबर, TON ब्रैकेट में। हो गया। अब जो यूनिट्स आपने पढ़ी है ये थी सारी क्लासिकल यूनिट्स। क्लासिकल यूनिट थी माइक्रोमोल पर मिनट। ठीक है, एक्टिविटी के केस में। स्पेसिफिक एक्टिविटी के केस में क्या थी? माइक्रोमोल पर मिनट पर एंजाइम। पर एंजाइम हमारा इसमें mg में होता है, और जो इंटरनेशनल यूनिट है उसमें ये kg में होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या कह रही हूँ मैं? हाँ, न्यूमेरिकल आते भी कराऊंगी, एक न्यूमेरिकल तो कराऊंगी ही। कर लिया यहाँ तक? बताती हूँ। ये थी आपकी क्लासिकल यूनिट। अब इसकी इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है देखो, कंपेयर करेंगे। पहले हमारी क्लासिकल यूनिट्स आई थी, और अब हमारी क्या आ गई है? इंटरनेशनल यूनिट्स। क्लासिकल यूनिट्स में एक्टिविटी की पहली थी ना, क्या थी बोलो? माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। तो हमारी जो नई यूनिट आई है वो क्या है? आपकी कैटल, और मोल पर सेकेंड एक्टिविटी की क्या है? कैटल, या फिर कैटल का ही मतलब क्या है यहाँ पे? मोल पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना? मतलब कि वहां पे हम माइक्रोमोल्स ऑफ सबस्ट्रेट बात कर रहे थे, यहाँ हम मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट बात करेंगे। वहां पे यही बात करते थे ना, माइक्रोमोल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे है मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट था वहां पे, यहाँ पर सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड थी हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता था? स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता था? एक्टिविटी अपॉन प्रोटीन इन mg। एक्टिविटी क्या थी? माइक्रोमोल पर मिनट और mg इनवर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी में? इसमें है आपका एक्टिविटी क्या है? कैटल या फिर मोल पर सेकेंड। क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इन केजी में होता है इसमें, तो मोल पर सेकेंड पर केजी, या फिर कैटल पर केजी। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड थी हमारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। थर्ड हमारी क्या थी? मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। क्या होती थी ये एक्टिविटी क्या थी? माइक्रोमोल पर मिनट अपॉन में माइक्रोमोल होता था, यही होता था ना?
अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, नई यूनिट में, नई यूनिट में आएगा आपका मोल एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, मोल पर सेकेंड बाई मोल, माइक्रोमोल नहीं आएगा, मोल आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा मोल से मोल, तो एक्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या होती थी मोलिकुलर एक्टिविटी की यूनिट, पर मिनट। ठीक है, आगे दोनों में समझ, डिफरेंस आ गया समझ। यहाँ पे टोटल एंजाइम मोल में होता है और यहाँ पे टोटल एंजाइम माइक्रोमोल में होता है। ठीक है, कर दो इरेज। ओके, देखो 10 mg का प्रोटीन सोल्यूशन है, क्वेश्चन है ये, 10 mg का क्या है आपका प्रोटीन सोल्यूशन। ठीक है, 10 mg का प्रोटीन सॉल्यूशन है, 200 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, और मॉलिक्यूलर वेट है आपका 10 की पावर 3 डेल्टा। तो अब इसमें एक्टिविटी निकालिए, पहला क्वेश्चन का है आपका एक्टिविटी निकालिए। तो निकालिए एक्टिविटी, एक्टिविटी कितना होता है, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 200 माइक्रोमोल दे रखा है तो यहाँ पे क्लासिकल यूनिट ही लगाओगे, इट्स वेरी अंडरस्टूड। अगर यहाँ पे 200 मोल दे रखा होता तो आप क्या लगाते, इंटरनेशनल यूनिट, समझ गए। तो अब बताइए एक्टिविटी क्या होता है, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। तो 200 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट है ना, 200 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट हेयर, और पर मिनट का मतलब है यहाँ पे 10 मिनट्स। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोमोल पर मिनट। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही मतलब पार्ट है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी अपॉन प्रोटीन या एंजाइम इन mg, राइट। एक्टिविटी आपकी आ गई है 20 माइक्रोमोल पर मिनट, ठीक है, और प्रोटीन इन mg में कितना आएगा, 10 mg। तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया 2 माइक्रोमोल पर मिनट पर mg। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या होता है आपका, एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी अपॉन माइक्रोमोल। एक्टिविटी तो वही है आपकी 20 थी ना, 20 माइक्रोमोल पर मिनट। अब यहाँ पे भी तो माइक्रोमोल में लेते हैं ना हम, तो वो क्या लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोटीन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे तो mg में दे रखी है, इसको पहले माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो माइक्रोमोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इतना लिखो फिर बताऊंगी। हो गया यहाँ तक है, बताओ माइक्रोमोल में कैसे बदलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में, यहाँ तक तो आ गया ना समझ, नहीं आया। अब मैं क्या कह रही हूँ,
कि एक्टिविटी तो ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे माइक्रोमोल, माइक्रोमोल में बदलना पड़ेगा ना अब हमें। अब हमें एंजाइम की जो वो क्वांटिटी है 10 mg है, तो उसको माइक्रोमोल में कैसे बदलोगे? बताइए मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ मोलर मास, गिवन मास कितना है आपका 10 mg, इसको ग्राम में बदल लीजिए, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 10, अभी मैंने लिखा था, मैंने इरेज कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट लिखा था ना 10⁻³ डाल्टन। 1 डाल्टन हमारे 1 ग्राम के बराबर होता है, तो ये 2 यूनिट कट गई, ठीक है। तो मोल्स कितने आए यहाँ से बताइए, 10 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10 × 10⁻⁻6। अब इसे हमें माइक्रोमोल में बदलना है, माइक्रोमोल आ तो गया, क्योंकि 1 माइक्रोमोल कितने कितने के बराबर होता है 10⁻⁻6 मोल, ठीक है। तो ये आ गया 10 माइक्रोमोल। तो आ गया आपका यहाँ पे माइक्रोमोल में कितना 10, ये कट जाएगा यहाँ से, तो कितना जाएगा 10 माइक्रोमोल आया था ना, माइक्रोमोल से माइक्रोमोल भी गया, तो 2/मिनट आ गई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 10 × 10⁻³ mg में था, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। 1 डाल्टन 1 ग्राम के बराबर होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन था 10⁻³ डाल्टन। 10⁻³ डाल्टन मतलब 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 10 × 10⁻³ और ये नीचे वाला जो 10⁻³ है ये भी ऊपर आ जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। तो ये कितना आ गया 10⁻6 इंटू में 10, -6 का मतलब क्या होता है माइक्रोमोल, ठीक है। तो 10 माइक्रोमोल, 10 माइक्रोमोल को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और ये कट गया, आ गया 2/मिनट मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकल? बोलो, क्या नहीं आया? एक्टिविटी क्या होता है पहले ये बताओ, एक्टिविटी बताओ क्या होता है, बोलो एक्टिविटी क्या होती है? बोलो, माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, है ना। तो माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कितना गिवन है 200 माइक्रोमोल, ये रहा 200 माइक्रोमोल, ठीक है। ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन 10 मिनट्स, तो डिवाइड में 10 कर दिया, लास्ट वाला, ठीक है। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में क्या होता है बेटा, एक्टिविटी अपॉन में माइक्रोमोल, है ना। तो एक्टिविटी की तो आपकी वैल्यू आ गई 20 माइक्रोमोल पर मिनट, जो मैंने एज इट इज यहाँ उतार दी। अब हमारा डाउट ये था कि हम इसको माइक्रोमोल में कैसे बदले एंजाइम की क्वांटिटी को, क्योंकि यहाँ पे देखो एंजाइम की क्वांटिटी 10 mg दे रखी है, और इस 10 mg को हमें किस में बदलना है माइक्रोमोल में। तो कैसे बदलेंगे, पहले हम मोल्स में बदलेंगे। मोल्स में बदलने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है आपका 10 mg, 10 mg है तो 10 × 10⁻³ ग्राम, ग्राम में बदल दिया। मॉलिक्यूलर वेट भी 10⁻³ ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गए, तो ये 10⁻³ और ये वाला 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे 10⁻³ 10⁻³ मतलब कि 10⁻6, 10⁻6 माइक्रोमोल होता है, तो 10 = 10 × माइक्रोमोल, ठीक है। माइक्रोमोल में आ गया 10, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे हमें माइक्रोमोल में यूनिट पुट करनी थी, तो हमने कर दिया 10 माइक्रोमोल। आ गया अब समझ में, ये पानी सही है ना, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल पढ़ा है, इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा है, बस वही पढ़ रहे हैं आज।
अब है एंजाइम मैकेनिज्म। इसमें हम दो मॉडल पढ़ते हैं, एक है आपका लॉक एंड की और एक है आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एक क्या है आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल गिवन बाय एमिल फिशर, एमिल फिशर। इंड्यूस्ड फिट मॉडल गिवन बाय डेनियल कोशलैंड, ठीक है। एमिल फिशर में लॉक एंड की मॉडल में लॉक क्या होता है और की क्या होती है? लॉक होता है एंजाइम और उसकी की कौन होगी? जो उससे आके बाइंड करेगी। कौन बाइंड करता है आके? ठीक है। डेनियल कोशलैंड ने जो इंड्यूस फिट मॉडल दिया था, इसमें क्या है कि जो एंजाइम है वो अपने मतलब एंजाइम है जो वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। एंजाइम कैसे नेचर का होता है? फ्लेक्सिबल, सो दैट इट कैन बाइंड with substrate in any kind of configuration। सबस्ट्रेट की कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो जाके एंजाइम से बाइंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम अपने आप को उसी वाले स्ट्रक्चर में ढाल लेता है, इन एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट का मतलब भी यही है कि एंजाइम अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है जिसमें हमारा सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एमिल फिशर ने ये कितने में दिया था? 1894। और ये मॉडल कब आया था? 1958, ठीक है। आगे की बात समझ। एंजाइम अपने आप को क्या करता है इस केस में? इंड्यूस्ड फिट मॉडल में एंजाइम मोल्ड्स इटसेल्फ, in the shape of substrate molecule। एंजाइम molds itself in the shape of substrate molecule, ठीक है जी। इतनी बातें समझ आ गई आपको कि नहीं आई? आ गया ना समझ इतना? अब है एंजाइम काइनेटिक्स। देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट से जब बाइंड करता है तो उससे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट K1, इट गेट कन्वर्टेड इनटू ES, ठीक है। व्हेन ES गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन वी से K2 एंड इट इज EP या E प्लस P K2। एंजाइम क्योंकि अलग हो जाता है ना, वो प्रोडक्ट के साथ तो रहता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जब ये ES कॉम्प्लेक्स अगर हमारा यहीं पे वापस टूट जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? K इनवर्स ऑफ 1। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। जो हमारा यूनिडायरेक्शनल स्टेप होता है, जो भी हमारा किसी भी रिएक्शन का यूनिडायरेक्शनल स्टेप होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। यूनिडायरेक्शनल स्टेप को हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है? रेट लिमिटिंग स्टेप। मतलब कि जो हमारी पूरी रिएक्शन है वो इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई आपसे ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछे, क्या पूछे कोई आपसे? ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या लिखोगे आप? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सबस्ट्रेट की, क्योंकि वो जाके बाइंड करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बदलेगा EP कॉम्प्लेक्स में, और फिर एंजाइम तो कभी प्रोडक्ट के संग रहता ही नहीं, एंजाइम निकल जाएगा और फिर सिर्फ प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। ये ऑर्डर याद करना, पेपर में आता है, ठीक है। आएगा समझ में? K2 हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप भी है और इसको हम कैटालिटिक स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कैटालिटिक स्टेप, ठीक है। आगे समझ में? इस स्टेप को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप, ठीक है। और सबस्ट्रेट बाइंडिंग को हम Km से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग को?
Km से। इतनी बातें समझ आ गई कि नहीं आई? E प्लस S मिलके क्या बनाएंगे? ES कॉम्प्लेक्स। रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम K1 से डिनोट करते हैं, और अगर ES दोबारा ब्रेक होता है तो K इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। ES व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन वी से इट K2, ठीक है। K2 एक यूनिडायरेक्शनल स्टेप है, इसलिए इसको कैटालिटिक स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोला जाता है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन वालों को या किसी को भी? मैं वैसे लिख भी देती हूँ। K1 क्या है आपका? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, ठीक है। K इनवर्स क्या है आपका? रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ES इंटू E प्लस S। K2 क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बताइए ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, ठीक है ना। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रेट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, नहीं ठीक है, नहीं तो समझ तो गई ना यहाँ तक? आगे समझ में? अच्छा, मैंने अभी बताया था तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी वो किस पे डिपेंड करेगी? कैटालिटिक स्टेप पे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K2 स्टेप ना, K2 स्टेप पे डिपेंड होगा ना। जो V है वो हमारा किस पे डिपेंड होगा? ES पे, और क्योंकि ES ही है हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रेट लिमिटिंग स्टेप है, तो सबसे पे डिपेंड होता है ना। और कांस्टेंट को हटा के हम लिखेंगे K2 इनटू में ES, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है ये। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? रेट लिमिटिंग स्टेप पे। तो रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा ES है, तो V इज इक्वल्स टू K2, K2 कांस्टेंट है, इनटू E डॉट इनटू ES, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? काइनेटिक्स, रिएक्शन की काइंड, रेट मतलब, ठीक है। आगे समझ में? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई है? अब एक टर्म होती है Km। Km क्या होता है? रेट ऑफ, Km क्या होता है? रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES। देखो, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? ES यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है E प्लस S में, और यही ES यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है E प्लस P में। तो हम क्या कहेंगे? ब्रेकडाउन के केस में तो K-1 है, और रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के केस में K2 है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES में क्या है? सिर्फ K1 है। तो ये है हमारा Km, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। आगे समझ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट K1 होता है। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं E प्लस P। इसमें हम कहते हैं K2 एक यूनिडायरेक्शनल स्टेप होता है, इसलिए इसको रेट लिमिटिंग स्टेप और कैटालिटिक स्टेप भी बोला जाता है। जब ES वापस से ब्रेक डाउन होता है E प्लस S में, तो हम इसे K-1 कहते हैं, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर याद करना है। K1 अभी बताया था क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES। K इनवर्स क्या है? रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ES इंटू E प्लस S। K2 क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ES, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मैंने अभी बताया था सिर्फ रेट लिमिटिंग स्टेप पे डिपेंड करता है, तो रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा ES से शुरू है, क्योंकि ES ही तो कन्वर्ट हो रहा है E प्लस P में, K2 यही लग रहा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES, इक्वल का साइन लगाइए K2 इंटू ES, ठीक है। Km बताया ये फॉर्मूला, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES। ब्रेकडाउन दोनों जगह पे हो रहा है, K1 पे भी हो रहा है, K-1 और K2 पे, और रेट ऑफ फॉर्मेशन।
कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं बार बार एक ही बात पूछी जा रही हूँ। ओके अब है आपका, एक होती है आपकी इसमें इक्विलिब्रियम अप्रोच, एक तो होती है आपकी इक्विलिब्रियम अप्रोच, और एक होती है आपकी स्टेडी स्टेट अप्रोच। ये दो अप्रोच होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम अप्रोच में हम क्या कहते हैं, जो रेट है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो हम तभी कहते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखो अभी मैंने लिखी थी ये इक्वेशन, फिर से लिखती हूँ मैं, कहाँ पे लिखूँ लेकिन, E प्लस एस था जो हमारा, वो किस में बन रहा था, ES में। यहाँ पे हमारा K1 था, यहाँ पे K-1 था, इनवर्स था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो यही है ना, तो इसमें हम क्या कहेंगे K1, ठीक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब वो वापस जाएगी, जब वो ब्रेक होगा, वो दोनों इसमें क्या होते हैं, केस में इक्वल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अप्रोच है जो, वो फॉलो करती है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, ठीक है, या इक्वेशन कुछ भी बोल दो। और जो स्टेडी स्टेट अप्रोच है, ये कहती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES is equals to rate of degradation of ES, ठीक है। तो इसलिए किसको फॉलो करती है, इट follows Briggs Haldane equation, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES में K1 था, और रेट ऑफ डिग्रेडेशन में क्या था बताओ, रेट ऑफ डिग्रेडेशन में हमारा K इनवर्स भी था और K2 भी था। हम जो पढ़ते हैं वो हम इक्विलिब्रियम अप्रोच पढ़ते हैं, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक वाली बातें समझ आ गई कि नहीं आई, आ गई। अब है पहले काइनेटिक पैरामीटर्स पढ़ते हैं। जब काइनेटिक पैरामीटर्स पढ़े होंगे तभी तो इक्वेशन समझ आएगी। काइनेटिक पैरामीटर्स में पहला है Km। पहला क्या है, Km। देखो Km क्या होता है, ये पहली बात तो क्या है, माइकलिस कांस्टेंट। Km क्या है आपका, माइकलिस कांस्टेंट। Km क्या है, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है Km क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन है किसकी, सबस्ट्रेट की, which permits the enzyme to achieve half Vmax. Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले Km समझो क्या है। Km क्या है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसपे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाए, हाफ। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाए, हाफ Vmax/2 हो जाए। ठीक है, जहाँ पे हमारी Vmax/2 वैल्यू दिखी, मतलब वहां पे जो Km है वो हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बराबर हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा है, तो देखो Km है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिनिटी के। Km है जो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिनिटी के। अगर ज्यादा Km वैल्यू होगी तो एफिनिटी है जो सबस्ट्रेट की एंजाइम के प्रति वो क्या है, कम है। ठीक है, पहला पैरामीटर है ये। ठीक है, Vmax, उसके बाद क्या है, Vmax क्या बताएगा, बताइए पहले, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो Vmax बताता है हाउ फास्ट द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। Vmax क्या बताएगा, कितनी जल्दी वो जो रिएक्शन है वो हुई है। ठीक है, आगे समझ में। Km एक बात लिखना, Km है जो वो हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती थी जिसपे हमारी जो V है वो क्या हो जाता था, हाफ ऑफ Vmax। Km क्या था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐसी जिसपे जो हमारी V है, रिएक्शन की वेलोसिटी है, वो हाफ ऑफ Vmax हो जाती है। लिख लिया। फिर एक है टर्नओवर नंबर, जिसे मैंने बताया था K कैट से डिनोट करते हैं इसको, किससे, K कैट। K कैट क्या है आपका, टर्नओवर नंबर। K कैट क्या है आपका, टर्नओवर। K कैट क्या है आपका, टर्नओवर नंबर। लिख लिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन इन टाइम। क्या है K कैट का फॉर्मूला, Vmax अपॉन, याद करना है फॉर्मूला, Vmax अपॉन ET, Vmax अपॉन ET। लिख लिया, लिख लिया। हाँ, एंजाइम कंसंट्रेशन। उसके बाद है कैटेलिटिक एफिशिएंसी, थर्ड पैरामीटर है आपका, स्पेसिफिक एक्टिविटी और कैटेलिटिक एफिशिएंसी, दोनों एक ही चीज। इन पे क्वेश्चंस आते हैं और मैं कराऊंगी, तब बताऊंगी कैसे आते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी और कैटेलिटिक एफिशिएंसी, और बहुत इजी होते हैं, फ्री के 4 नंबर मिलते हैं। तो क्या होता है, K कैट अपॉन Km, बस ये याद कर लेना फॉर्मूले, K कैट अपॉन Km, K कैट अपॉन Km, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये फॉर्मूले याद कर रहे हैं। ठीक है, K कैट अपॉन Km। लिख लिया। क्या इज इक्वल्स टू, मतलब कि स्पेसिफिक एक्टिविटी के नाम से भी क्वेश्चन आता है और कैटेलिटिक एफिशिएंसी के नाम से भी आता है। तो हम अगर कैटेलिटिक एफिशिएंसी के नाम से है तो भी K कैट बाय Km, स्पेसिफिक एक्टिविटी के नाम से है तो भी K कैट बाय Km। और K कैट अभी बताया था मैंने, K कैट क्या है आपका, बाय ET इनटू में Km। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होगी, आ गई। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब है ये कहाँ पे, ET एंजाइम कंसंट्रेशन डॉट Km। K कैट को आप क्या लिखते हो, Vmax बाई ET, मैंने अभी रेज कर दिया, यहाँ लिखा तो था ये रहा ना, K कैट Vmax बाई ET होता है ना बेटा, हाँ वही लिखा है। हाँ,
माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है? V इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। V इज इक्वल्स टू वी मैक्स, ये तो याद कर लो बस, V इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। एस क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वी मैक्स क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम वेलोसिटी। V क्या है? रिएक्शन वेलोसिटी। Km क्या है आपका? बताइए। माइकलिस कांस्टेंट। अभी तो बताए थे ये पैरामीटर्स, बस ठीक है। एक इसका ग्राफ बना लो। ये कहता है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन है जो वो हमारी लिमिटेड होती है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी लिमिटेड, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है किससे? एंजाइम की कंसंट्रेशन से। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से एक स्टेडी स्टेट आ जाती है। और ये है हमारा Km, ये है हमारा सबस्ट्रेट, और ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है? Vmax। बस इतना तो कर ही सकते हो। ये कौन सी वो होगा जहाँ पे हमारी Vmax बाई 2y होगी? Km है ना। बस इतना याद कर लेना। माइकलिस मेंटन में एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आ गया। अमाउंट है जो एंजाइम का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, ठीक है। एक फॉर्मूले चार्ट और कराने तो बस, कि पूरा हो गया, फिर क्वेश्चन आ गए। मंडे को इसके क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। एक फॉर्मूला चार्ट और करा दूं? 4 फॉर्मूले बस उसमें। हाँ, पहला तो लिख ही दिया, 3 और है। आराम से लिख लो, क्या जल्दी क्या हो रही है? आराम से कर लो, पूरा दिन है। तुम 50 क्वेश्चन 3 घंटे में करते हो? नहीं मैम, जो तुम्हारे संडे को 2.5 घंटे का पेपर था ना, आई गेस, कितने क्वेश्चन थे? 110 थे ना, तो 150 कोई बात नहीं, तो 150 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है 3 घंटे के। आराम से करना बैठ के, चिल। और मैंने बता दिया क्या क्या आएगा। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, बायो एनर्जेटिक्स, और तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट भी है क्या? एक कल मैंने वाइटामिन का क्वेश्चन डाल दिया। अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो झट कर दोगे। पढ़ लेंगे अब तो। नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर दोगे। हाँ, सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंजाइम, क्योंकि एंजाइम तुम्हारा कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है। हाँ, ऑल ओवर द रिएक्शन भी बता रहे हैं, तभी तो ये स्टेडी स्टेट आ गई ना बेटा, क्योंकि सबस्ट्रेट के पास है ही नहीं एंजाइम बाइंड करने के लिए, तो वो कांस्टेंट होता चले जाएगा आगे। Vmax अटेन हो गई। ऑनलाइन वाले को सारी बात समझ आ गई? बस अब मुझे 4 फॉर्मूले और कराने दो, फिर ही खत्म कर दो इरेज। देखो, पहला फॉर्मूला तो तुमने लिख ही रखा है ना। सेकंड इसी से ही बना है। सेकंड में सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू, मतलब सबस्ट्रेट निकाल दो यहाँ से। कैसे निकालोगे देख लो, मुझे तो Km इंटू V, सीधे लिख देती हूँ, Km इंटू V अपॉन में Vmax माइनस V। ये है आपका सेकंड फॉर्मूला। थर्ड है आपका Km का क्या है? Vmax माइनस V, Vmax माइनस V इंटू में सबस्ट्रेट अपॉन में V, ठीक है। ये थर्ड है। फोर्थ आपको पता ही है, Vmax क्या होता है आपका? अभी तो बताया था, K2 इंटू में एंजाइम की कंसंट्रेशन, और स्पेसिफिक एक्टिविटी कैटेलिटिक एफिशिएंसी का भी बताया था अभी, वो तो है। तो K कैट बाई Km, तो मैं बताइए Vmax बाई T हो गया, ठीक है। खुश, खत्म हो गया। बस ये चुनने चुनने से फॉर्मूले याद हो जाएंगे ये, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, छोटा सा है। ये फॉर्मूले उतार लिए थे मैंने, तो इरेज कर दिए। अरे ऑनलाइन वालों से कह रही है, तुमसे थोड़ी।
एक क्वेश्चन है 100, 20, 100। अच्छा सुनो, ग्रुप में फोटो भेजो फॉर्मूलों की एक बार, मैंने ये जल्दी करते था, मुझे ध्यान नहीं रही थी। अभी रुको, फोटो भी भेज रही हूँ कि वी मैक्स के एम कितना है 1, 5, 10, 10। ठीक है, के कैट कितना है आपका 100, 20, 100, 50। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी भी गिवन है आपको। एफिशिएंसी कौन सी एफिशिएंसी होगी, के कैट बाई के एम, है ना। अभी तो बताया था कैटेगरी की एफिशिएंसी के कैट बाई के एम भी गिवन है, मतलब के कैट बाई के एम भी गिवन है। कितना गिवन है 100, रुक जाओ, नहीं तुम खुद निकालो के कैट बाई के एम, नहीं बताऊंगी, निकालो के कैट बाई के एम। इजी सी है, निकल गई होगी। हाँ, के क्या आएगा, के कैट है 100, के एम है 1, तो कितनी आ गई 100। 20/5 कितनी आ गई 4। 100/10 कितनी आ गई 10। 50/10 कितनी आ गई 5। तो अब ये पूछा था इस क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी बताओ किस एंजाइम की ज्यादा होगी। ये एंजाइम्स है कौन कौन से, ए एंजाइम दे रखा था यहाँ पे, बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो बताओ सबसे ज्यादा एफिशिएंसी जिसकी होगी वो ज्यादा बेटर एंजाइम होगा। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कौन सी है 100, तो ए पहले आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर बी। ये हो गई एफिशिएंसी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे बस, इसलिए कही थी फॉर्मूले कराने दो मुझे एक बार। आ गया समझ में। के कैट का फॉर्मूला बताओ, अगर वो पूछता वी मैक्स बाई ईटी निकालो तो कैसे निकालते, वी मैक्स बाई ईटी होता है ना, ईटी तुम्हें 1 मोल गिवन है, सपोज ईटी क्या गिवन है 1 मोल, तो वी मैक्स क्या आता बताइए, 100 ही आता, 20 आता, 100 ही आता, 50 आ जाता, है ना। ईटी अगर 1 दे रखा होता तो के कैट हमारा वी मैक्स के बराबर हो जाता ना। आ गया समझ में, क्वेश्चन आ गया, इरेज कर दे, आ गया ना समझ में, इजी था ना। कैटेलिटिक एफिशिएंसी निकालने का क्वेश्चन आता है तो के कैट बाई के एम कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन करो, अभी ग्राफ की फॉर्म में दे रखा है। दोबारा बनाएंगे तब दिखेगा आपको। अब देखो दिख रहा है, ठीक है कोई नहीं, अब दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ है हमारा एक्टिविटी, क्या है, ए की है 50, बी की है 100, सी की है 200 और डी की है आपकी कितनी 300। ठीक, और ए जो है, ए है आपका 10 mg गिवन है, बी आपका कितना गिवन है 50 mg, सी है आपका 5 mg, डी है आपका 100 mg। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि आप कैटेलिटिक एफिशिएंसी निकालिए, कैटेलिटिक एफिशिएंसी निकालिए, निकालो, या फिर उसी ने बोल रखा है कैटेलिटिक एफिशिएंसी या फिर स्पेसिफिक एक्टिविटी। चलिए निकाल के दिखाइए, स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालो। ए की क्या होगी स्पेसिफिक एक्टिविटी बताइए, बताओ। हाँ, स्पेसिफिक एक्टिविटी और कैटेलिटिक एफिशिएंसी एक ही तो होती है भाई। हाँ, अब यहाँ पर तो क्या गिवन नहीं है, तो एक्टिविटी तुम्हें बताई थी ना, ये एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी क्या होती थी, माइक्रोमोल, भूल गए, माइक्रोमोल पर मिनट, भूल गए एक्टिविटी, सबसे पहले पढ़ाया था माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। देखो मिलेगा कहीं तो, कुछ तो मिलेगा।
कुछ नहीं कन्वर्ट करना। एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला ही भूल गए तुम तो। एक्टिविटी बाय एंजाइम इन mg भूल गए। फिर एक्टिविटी गिवन तो है, क्या सोच रहे हो, 50 गिवन है एक्टिविटी ए की, और एम ये 5 आ गया ए का, बी का कितना आ जाएगा, एक्टिविटी कितनी गिवन है 100, और प्रोटीन का अमाउंट कितना गिवन है 50, 2 आ जाएगा। सी केस में कितना आएगा 200/5 40 आ जाएगी, और 100 एक्टिविटी कितनी है 300/100 कितनी आ गई 3 आ गई। इसमें इंक डाल देना, इंक खत्म हो गई है। बेटा तुम कंफ्यूज क्यों हो गए, स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला तो बताया था आपको। अगर के कैट गिवन नहीं है, के एम गिवन नहीं है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा था स्पेसिफिक एक्टिविटी का सबसे पहला फॉर्मूला, एक्टिविटी बाय क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इन mg। तो एक्टिविटी आपको साफ साफ गिवन है, एक्टिविटी कितनी गिवन है ए की, कितनी गिवन है 50, और प्रोटीन इन mg में गिवन है 10, तो 5 आ गई। सिमिलरली बी की निकालोगे, एक्टिविटी अपॉन प्रोटीन इन mg। ऑनलाइन वालों को समझ आ गई। अब बताओ स्पेसिफिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है आपकी, सी की, फिर ए की, फिर डी की, फिर बी की। बात समझ आई ऑनलाइन वालों को कि नहीं आई? हाँ ना तो बोल दो, आ गई समझ? हाँ हाँ, वो यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे के कैट और के एम दोनों ही नहीं गिवन है। तो आप उस टाइम पे स्पेसिफिक एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्टिविटी बाय क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इन mg, वही लगाओगे क्योंकि आपको mg में दे रखा है प्रोटीन का अमाउंट भी, और एक्टिविटी गिवन है आपको y एक्सिस पे। ठीक है, इसमें इंक डाल देना, इंक खत्म हो गई है। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं आया? आ गया? कल के पेपर के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से पहले तक का बताया।